देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बिग एम मेथड, इसी का दूसरा नाम है एम टेक्निक मेथड, इसी का नाम है क्या पेनाल्टी मेथड, इसी का नाम क्या है चांस मेथड। ठीक है, तो अब देखिए अब सवाल उठता है कि बिग एम मेथड से किस किस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। देखिए हम हर लेक्चर में पूरा डिटेल में बताते हैं, इतना बताना नहीं चाहिए क्योंकि एक ही बात बार बार बताने से वीडियो जो होता है बहुत लंबा चले जाता है। तो फिर भी देखिए बिग एम मेथड से किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बिग एम मेथड से देखिए जो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में रहेगा वो भी सॉल्व होगा, जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन लिखा रहेगा वो भी सॉल्व होगा। लेकिन बिग एम मेथड से उस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, मतलब उस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिग एम मेथड का यूज करें जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो या फिर इक्वल टू का साइन हो। अगर इस दोनों में से कोई भी साइन अपियर होता है, इस यहाँ जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है इस कंस्ट्रेंट्स में एक कोई अगर दोनों में से एक भी साइन अगर अपियर होगा तो वहाँ कौन सा मेथड लगेगा, बिग एम मेथड लगेगा। या फिर आप टू फेज मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे क्या मिनिमाइजेशन होगा, नहीं, वहाँ मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैक्सिमाइजेशन का है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ग्रेटर देन का साइन है तो ये वाला सॉल्व होगा। अब जैसे कि आप ये वाला प्रॉब्लम देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या है ग्रेटर देन का साइन है ही नहीं, इक्वल टू का साइन है, तो इसमें बिग एम मेथड लगेगा या फिर आप टू फेज मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये दो मेथड होता है इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिसमें आपका ग्रेटर देन का साइन आ जाए या फिर इक्वल टू का साइन आ जाए। तो इसके बाद देखिए आप कि बिग एम मेथड को समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो देखिए बिग एम मेथड को सॉल्व करने का बहुत सा तरीका होता है, जैसे मिनिमाइजेशन के लिए अलग तरीका होता है और मैक्सिमाइजेशन के लिए अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसका मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल अलग होता है, मैक्सिमाइजेशन का वर्किंग रूल अलग होता है। फिर इसमें भी होता है कि जेड जे माइनस सी जे, और किसी किसी बुक में रहता है सी जे माइनस जेड जे। तो टोटल तरीका कितना होगा भैया, टोटल तरीका हो गया 4। लेकिन आप एक ही तरीका याद रखिए, कौन सा तरीका, आप याद रखिए कि मैक्सिमाइजेशन वाला। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर बुक्स में यही मिलेगा। तो मान लीजिए कि मैक्सिमाइजेशन वाला वर्किंग रूल याद रखिए आप। तो मैक्सिमाइजेशन का वर्किंग रूल है क्या कि जेड जे माइनस सी जे जो है टेबल में ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 0 नहीं आता है तब तक आप टेबल को चलाते रहिए। तो अब हम जो बोल रहे हैं वो क्या है ये सब समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन में। तो देखिए आपको मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल आता नहीं है, आप बनाइएगा किससे, मैक्सिमाइजेशन से। या तो अगर आपको याद है मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल, अगर आपको मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल भी आता है, मैक्सिमाइजेशन का वर्किंग रूल भी आता है, तो आप दोनों में किसी मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन का वर्किंग रूल आता है तो आप क्या कीजिए, जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कैसे किया है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका है क्या, ये, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा ये। तो देखिए अब नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया। तो अब माइनस जेड को क्या मान लीजिए, जेड स्टार। ठीक है, तो अब आप सवाल उठता है कि ऐसा करने से मेरा प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा x1 बराबर जितना भी आएगा और x2 बराबर जितना भी आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए आप मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये प्रॉब्लम बन गया। अब ऐसा प्रॉब्लम बन गया आपका ऐसा। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सवाल उठता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है। तो देखिए यहाँ पे सब इक्वल टू का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है और इसमें लेस देन का साइन है। तो आप इक्वल टू कैसे कीजिएगा, जैसे कोई चीज़ बड़ा है तो उसमें से कुछ घटाएंगे तब इसके बराबर होगा। जैसे कि 10 ग्रेटर देन 6, तो 10 में कितना होगा, 10 में से 4 घटाइएगा तब 6 के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये बड़ा है तो इसमें हम लोग क्या घटाते हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल ही घटाते हैं। लेकिन बिग एम मेथड भैया क्या बोलता है कि आप जिसमें घटाइएगा उसमें, जैसे कि मान लीजिए ये, तो मान लीजिए इसमें कोई वेरिएबल घटा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए S2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस S2 बराबर 6 करने वाले हम लोग। तो बिग एम मेथड क्या बोलता है, इसके साथ S2 के साथ एक और वेरिएबल ऐड होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, जैसे मान लीजिए इसका A2। तो देखिए अगला स्टेप देखिए तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि इसको, ये वाला है इक्वल टू का साइन है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बिग एम मेथड से सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जो इक्वल टू का साइन है उसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कीजिए। तो इसमें A1 ऐड कर दीजिए।
तो भैया जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, बस इतना सा कहना है। तो पहला वेरिएबल ऐड कर रहे हैं इसलिए नाम क्या दे दिया, A1। अब देखिए, अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसमें एक वेरिएबल पहले घटाना होता है। तो इसमें वेरिएबल घटाएगा तब, जैसे कि मान लीजिए आप 20 है, ग्रेटर देन कितना है 10, तो 20 में 10 घटाइएगा, 20 में 10 घटाइएगा तब 10 के इक्वल होगा। तो उसी तरह से इसमें से घटाते हैं, तो ये वेरिएबल्स है तो इसमें वेरिएबल घटाइए। तो मान लेते हैं पहला वेरिएबल घटा रहे हैं, तो जैसे जो घटाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरप्लस, उसका नाम होता है अलग सरप्लस। और जो जोड़ते हैं उसका नाम होता है स्लैक, इसका नाम होता है सरप्लस वेरिएबल, इसका नाम होता है स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, तो पहला घटा रहे हैं तो मान लीजिए S1, और देखिए आर्टिफिशियल यहाँ पे दूसरा आएगा, तो बोलता बिगम मेथड क्या बोलता है, जिसमें घटा रहे हैं उसमें एक आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ता है, तो प्लस A2। अब A2 क्यों, क्योंकि A1 यूज कर चुके हैं तो A2 यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये लेस देन का साइन है, तो लेस देन में देखिए जोड़ना नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल ऐड कर दीजिए। फिर जो छोटा है उसको बड़ा बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस S2। अब प्लस S2 क्यों, देखिए जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्लैक, लेकिन ये वेरिएबल कौन सा है, दूसरा वेरिएबल है तो S2। तो आपका ये जो कन्वर्ट हो गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसमें क्या क्या अपीयर हुआ है, इसमें क्या है x1 x2 A1 है, लेकिन इसमें क्या है S1 S2 और A2 अपीयर नहीं है। तो इसमें क्या कर देंगे, सबको बाकी को 0 लिख देंगे। अब कैसे वो देखिए, तो देखिए जो नहीं है इसमें सबका कॉफिशिएंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। जो नहीं है इसमें सबका कॉफिशिएंट क्या कर दिया 0। यहाँ पे देखिए जो नहीं है उसका कॉफिशिएंट कर दिया 0, लेकिन सबको इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे कि x1 x2 S1 A2 है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें आपका S2 नहीं है और A1 नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट कर दीजिए 0। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए फाइनली आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिगम मेथड क्या बोलता है कि जो आप स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है, तो जैसे कि आपका स्लैक और सरप्लस वेरिएबल कौन सा है इसमें, S1 S2, तो इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या रखिए 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है यानी कि A1 A2 उसका कॉफिशिएंट क्या रखिए -m। तो नाम ही भैया बिगम मेथड, तो वहाँ पे -m याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट कितना रखेंगे, -m। तो -m सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ही रखते हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का वर्किंग रूल है कि यहाँ पे -m रखते हैं, मिनिमाइजेशन में +m रखते हैं, वो अलग है। तो देखिए उसके इतना लिखने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आएगा जो छूट गया, वो है कि सारा वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे S1 S2 A1 A2 सबको लिखिए और सबको क्या कर दीजिए ग्रेटर देन 0, नन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। वैसे इतना सारा बात आपको पता होगा। अब देखिए जो उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो देखिए इस टेबल में क्या है कि पहला कॉलम आपको जो दिख रहा है वो बेसिक वेरिएबल का है। तो देखिए बेसिक वेरिएबल होता क्या है, तो जैसे कि ये वाला देखिए आप, इसमें बेसिक वेरिएबल वो होता है जो आप वेरिएबल ऐड किए हैं। तो आप कौन सा वेरिएबल ऐड किए हैं, स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। तो प्रेफरेंस दिया जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो देखिए आम भाषा में समझिए आप कि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा है, A1, तो पहला बेसिक वेरिएबल कितना हो गया A1। इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा है, A2, तो हो गया ये A2। अब इसमें देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं, इसमें क्या है S2 है। भैया आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। यहाँ पे वेरिएबल तो वो तो ऐसे ही 0 हो गया, है ही नहीं। आप इसमें कौन सा वेरिएबल डाले थे अलग से, S2, तो ये यहाँ अब तीसरा बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, S2। लेकिन इसका अलग सा नियम होता है, जैसे कि बहुत सारा नियम होता है। तो देखिए आप इसमें यूनिट मैट्रिक्स ढूंढिए। तो पहला के लिए जैसे यूनिट मैट्रिक्स कौन बनाएगा, A1, दूसरे के लिए A2 और तीसरे के लिए S2। आप जैसे कि इसका कॉफिशिएंट लिखिएगा तब समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं, तो देखिए पहला A1 इंट्रोड्यूस किए थे, दूसरा में आर्टिफिशियल वेरिएबल A2, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं था तो इसमें क्या ले लेंगे, स्लैक वेरिएबल ले लेंगे। देखिए माइनस, देखिए सरप्लस वेरिएबल जो का जो साइन है वो क्या है, माइनस, उसके आगे जो साइन है मतलब कॉफिशिएंट है माइनस, इसलिए उसको हम लोग बेसिक में नहीं लेते हैं। सिंपल भाषा में याद रखने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो वेरिएबल डालते हैं उसमें जिसका पॉजिटिव साइन रहता है, मतलब जिसका पॉजिटिव कॉफिशिएंट रहता है, वो सब वाला आप उठा के रख दीजिए। देखिए और दूसरे तरीका क्या होता है समझने का, देखिए आपका जो वेरिएबल ऐड किया उसमें कौन कौन सा वेरिएबल है आपका, अब जो वेरिएबल ऐड किया उसमें S1 S2 A1 A2 है, ठीक है।
अब देखिए इतना वेरिएबल है, अब इस ग्राफ में देखिए, ठीक है, आपका टोटल इक्वेशन कितना है 3, तो 3 इक्वेशन है, तो आपका 3 बेसिक वेरिएबल होगा। अब इसमें से 3 बेसिक वेरिएबल, इतना जो वेरिएबल है x1 x2 s1 s2, इसमें बेसिक वेरिएबल 3 कौन कौन सा होगा। तो प्रेफरेंस देते हैं हम लोग किसको, आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल देखिए, और देखिए वैसे भी जो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है उसी को लेते हैं। तो देखिए a1 पहला आपका a1 है, तो 1 0 0, देखिए 1 0 0, दूसरा a2 है 0 1 0 0 1 0, और तीसरा s2 है, तो s2 है तो देखिए क्या है 0 0 1। तो देखिए आप यूनिट मैट्रिक्स बना, तो जिससे यूनिट मैट्रिक्स बनता है वही आता है। तो उतना याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है, आप जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव साइन के साथ है उसको लेना है, और उसमें भी जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है सबसे पहले उसको लेना है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 इसमें था ही नहीं, तो s2। तो देखिए आपका ये हो गया आपका बेसिक वेरिएबल। उसके बाद देखिए सी बी का मतलब क्या होता है, यहाँ जो सी बी लिखे हैं, अब बताइएगा सी बी में ये सब वैल्यू कहाँ से उठा के रख दिए। अब सवाल उठता है, तो देखिए कहाँ से उठा के रखें, यहाँ से उठा के रखें। तो देखिए आपका जो बेसिक वेरिएबल आप वहाँ पे ऐड किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, a1 a2 और s2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कोफिशिएंट कितना है, a1 का है -m, a2 का भी -m, और s2 का है 0। ठीक है, a1 का -m, a1 का -m, a2 का -m और s2 का 0। तो ये हो गया आपका सी बी, तो उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सी बी। ठीक है, अब एक्स बी क्या होता है, तो देखिए वही एक्स बी आपका यहाँ पे जो होता है, ये जो 363 है यही होता है एक्स बी। अब देखिए सिंपल भाषा में यही हुआ कि यहाँ जो होता है, लेकिन इसका अलग तरीका क्या है कि देखिए इसमें बेसिक वेरिएबल कौन है, a1, बाकी सब वेरिएबल को 0 पुट कर दीजिएगा, तो सबको 0 पुट कर दिया तो कितना आएगा, a1 का वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। इसमें a2 है तो बाकी सबको 0 पुट कीजिएगा, मतलब बेसिक वेरिएबल आप लिए हुए हैं कौन कौन सा, बेसिक वेरिएबल आप लिए हुए हैं a1 a2 और s2। तो a1 a2 और s2 इसको छोड़ के बाकी सबको 0 पुट कीजिए। तो a1 a2 और s2 को छोड़ के बाकी सबको 0 पुट कीजिएगा तो a1 का वैल्यू 3 आएगा। तो उसको मतलब a1 a2 और s2 को छोड़ के बाकी सबको 0 पुट कीजिएगा तो क्या a2 का वैल्यू 6 आएगा। a1 a2 और s2 को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो s2 का वैल्यू कितना आएगा, s2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या सिंपल भाषा में याद रखिए क्या, यहाँ जो आपको दिख रहा है वही होगा वहाँ पे एक्स बी का वैल्यू। ठीक है, तो पहला टेबल में आ गया आपका इतना। अब देखिए x1 x2 s1 s2 और a1 ये सब क्या है। तो देखिए पहला इक्वेशन जो था यानी कि जिसमें a1 था, a1 बेसिक वेरिएबल था, उसमें देखिए x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, s1 का कोफिशिएंट, s2 का कोफिशिएंट, a1 का कोफिशिएंट, a2 का कोफिशिएंट। तो आइए तो देखिए इसमें x1 का कोफिशिएंट कितना है, 3 1 0 0 1 0, तो वहाँ पे उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे भैया क्या लिखेगा आप, 3 1 0 0 1 0। इसी तरह से दूसरे वाले रो के लिए, इसी तरह से तीसरे वाले रो के लिए, जिसमें s2 था उसमें देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आता है कि सी जे क्या होता है। तो देखिए सी जे क्या होता है, सी जे मतलब हुआ क्या, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है ये, इसमें x1 का कोफिशिएंट कितना है -2, x2 का -1, s1 का 0, s2 का 0, a1 का -m, a2 का -m। इसी को रखेंगे वहाँ पे, तो इसी को यहाँ पे रखिए, सी जे मतलब वही हुआ। अब इसको यहाँ पे रखिए, देखिए उठा के रख दिए यहाँ पे, तो -2 -1 0 0 -m। ठीक है, ये आपका x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में, x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, s2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, a1 का कोफिशिएंट, उसी तरह से a2 का कोफिशिएंट। तो आपका ये टेबल हो गया तैयार। अब टेबल तैयार होने के बाद कैलकुलेट करना होता है जेड जे। तो भैया जेड जे होता क्या है, तो जेड जे मतलब होता है कि यहाँ पे जो सी बी का कॉलम दिख रहा है आपको, आप क्या कीजिए इसको, अब जैसे पहला कॉलम में लिखना है तो इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 गुना -m कितना हो जाएगा, -3m, 4 गुना -m कितना हो जाएगा, -4m, और 1 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर उसको ऐड कर दीजिए तो -7m। उसी तरह से आप देखिएगा, फिर दूसरा जेड जे लिखना है दूसरे कॉलम का, तो इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको जोड़िए और यहाँ लिखिए। उसी तरह से तीसरे में क्या कीजिएगा, इसको सी बी से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको जोड़िए और उसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से सारे में करेंगे। उसके बाद है जेड जे माइनस सी जे। तो यह जेड जे माइनस सी जे में क्या करते हैं कि ये जो आपका जेड जे है और यहाँ पे जो सी जे है, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 7m -7m -2
तो आंसर कितना हो जाएगा -7m + 2। तो इसी तरह से हम लोग सब में करेंगे। तो आप सब में कीजिए। उसके बाद देखिए ये टेबल जब पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग को चेक करना होता है कि ZJ - CJ में सबसे निगेटिव कौन सा है। तो देखिए -7m और -4m में सबसे निगेटिव कौन सा होगा, -7m। तो आपका -7m निगेटिव होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमाइजेशन का नियम है कि यहाँ पे सबसे मोस्ट निगेटिव चुनते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनिमाइजेशन का अलग नियम है, वहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव चुनना होता है। तो देखिए यहाँ पे अब ZJ - CJ में यहाँ पे मोस्ट निगेटिव चुनेंगे। मैक्सिमाइजेशन वाला वर्किंग रूल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मोस्ट निगेटिव कौन सा हुआ, ये वाला कॉलम हुआ। तो ये वाले कॉलम में देखिए, अब देखिए कहने का मतलब है कि आपको पता चल गया कि ये वाला कॉलम आप सेलेक्ट किए। इसके बाद क्या करना होता है कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इस तीनों में से किसी एक को हटा के वहाँ पे x1 रखना है। इस तीनों में से किसी एक को हटा के वहाँ पे x1 रखना है। तो अब सवाल उठता है भैया किसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, उसका चेक करने के लिए यहाँ पे है मिनिमम रेशियो। तो अब मिनिमम रेशियो होता क्या है, कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स भी दिख रहा है और ये वाला कॉलम था आपका, ये एक्स भी कॉलम है और आप सेलेक्ट कौन सा किए थे, ये वाला। तो ये आपका हो गया। अब इससे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 1.25 और फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, मिनिमम कौन है 1। आपका मिनिमम आ गया 1, यानी कि ये वाला रो और इधर से ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये वाला रो आपका सेलेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला रो सेलेक्ट हुआ, मतलब क्या A1 को हटा देंगे, वहाँ से A1 को हटा देंगे। तो A1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग अब x1। ये वाला कॉलम में कौन सा x1, तो ये हो गया। इसको ये इंटर करेगा और ये आउट हो जाएगा, ये आपका A1 आउट हो जाएगा और ये इंटर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे x1 अब। तो देखिए अगला टेबल देखिए अब, तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू ये है तो और ये, तो आपका मतलब क्या हुआ, A1 हट जाएगा यहाँ से और वहाँ पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। ठीक है, हेयर द मोस्ट निगेटिव वैल्यू इज दिस, उसी को वर्ड्स में लिख दिया जो हम बोल रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू था। तो इंटरिंग वेरिएबल हो गया x1, कि निगेटिव वैल्यू आपका ये है। तो ये किस में है, ये x1 वाले कॉलम में, तो x1 हो जाएगा आपका इंटरिंग वेरिएबल। और जो मिनिमम रेशियो आपका 1 है, मिनिमम रेशियो 1 है, तो 1 है तो किस कॉलम रो में, इसमें A1 में है। तो A1 हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर, सॉरी आउटगोइंग वेरिएबल। तो A1 हट जाएगा वहाँ। अब देखिए अगला टेबल फिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अब जो नया बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, पहला वाला हटा है और यहाँ पे पहला वाला की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पहला वाला जहाँ पे A1 था वहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1, जहाँ पे A1 था वहाँ पे 1, बाकी सबको सेम टू सेम। तो आपका जो ये टेबल जो बना हुआ है, और देखिए और एक बात, आपका कौन सा आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गया है A1, तो ये वाला, अब ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं लिखेगा अगले बार में। तो जो हट गया उसको नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे हम काट दिए, अब उसको नहीं लिखना है। तो ठीक है, अब इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपका ये आ गया बेसिक वेरिएबल। तो अब देखिए ये बेसिक वेरिएबल आ गया है, तो अब देखिए उसका कोफिशिएंट देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट ये सब था। तो x1 का कोफिशिएंट कितना है भैया, x1 का कोफिशिएंट -2, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2। a2 का कोफिशिएंट कितना है, a2 का कोफिशिएंट -m, तो -m। s2 का कोफिशिएंट कितना है 0, तो आप लिख दीजिए 0। उसके बाद देखिए ये वाला रो देखिए, ये वाला रो क्या था, आप सेलेक्ट हुआ था आपका आउटगोइंग वेरिएबल के लिए। तो ये वाला रो का मेरे को, और इसमें भी आपका बेसिक वेरिएबल कौन सा बन रहा है x1। तो भैया जो बेसिक वेरिएबल होता है उसका यहाँ पे कितना, उस रो में कितना वैल्यू होना चाहिए 1। देखिए यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए वो, तो यहाँ पे उसका वैल्यू होना चाहिए 1 x1 का। ठीक है, ये वाला रो, आपका जो रो कौन सा सेलेक्ट हुआ है आप याद रखिए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो मतलब x1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। लेकिन आप पिछला वाला टेबल देखिए आप, वहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, वहाँ x1 का वैल्यू है 3। तो x1 का वैल्यू 3, आपको बनाना है 1। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, इस पूरे रो को XB से लेके, अब बोलिएगा भैया CB क्यों नहीं लिए, CB तो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब कोफिशिएंट था, तो A1 का कोफिशिएंट था -m, वही लिखे थे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, इसको छोड़ दीजिए आप XB से कन्वर्ट यहाँ तो इतना सेलेक्ट कीजिए। अब आपको x1 वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ था, तो आपको 3 को हम लोग बोलते हैं क्या, वैसे बोलते हैं 3 को हम लोग की एलिमेंट बोलते हैं या पिवट एलिमेंट बोलते हैं।
ठीक है, पिवट एलिमेंट या की एलिमेंट बोलते हैं इसको। अब 3 को बनाना है आपको 1, इतना ये वाला रो आपका सेलेक्ट हुआ है। तो और ये वाला आपका क्या है, इंटरिंग वेरिएबल है x1, तो x1 को बनाना पड़ेगा 1 यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स में होता है ना भैया 1, तो जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू आना चाहिए 1। तो देखिए आप इसको पूरे को 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो अब इसको देखिए, इसको 1 में 3 है, 3 को 1 बनाने के लिए आप इसको क्या करिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही को डिवाइड करिएगा। अब तो एक को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा रो को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो देखिए अगला टेबल आपका जो दिख रहा है उसमें यही किया हुआ है कि सबको 3 से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, आपका जो टेबल तैयार हो गया, ठीक है। तो देखिए सबको आप डिवाइड करके लिख दिए हैं। तो पहला वाला आपका रो आ गया है कि ये 3 से डिवाइड करके। इसके बाद क्या करना होता है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसका वैल्यू 1 उसके नीचे सब क्या होता है, 0, याद कीजिए 1 0 0 होना चाहिए। तो अब इस दोनों को 0 बनाना, मतलब इस दोनों को 0 बनाना है, उस 0 को बनाना है। पुराना टेबल देखिए आप, पुराना टेबल में यहाँ पे 4 है, और देखिए नया टेबल में आपके पास, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो नया वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपका नया वैल्यू क्या है, तो देखिए आपका नया वैल्यू है 1 1 1/3, ये आपका नया वैल्यू है। इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पे था पुराना वैल्यू में, देखिए पुराना वैल्यू में यहाँ पे देखिए XB से लेके A2 तक आप लिखे हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 6 4 3 -1 0 और 1। अब यही है कि नहीं, 6 4 3 जो भी लिखे हम 6 4 3, तो 6 4 3 -1 0। अब ये वाला तो नहीं आएगा नया टेबल में, तो 6 4 3 -1 0 और 1। तो देखिए उसको, ये वाला पिछले कॉलम का देखिए, पिछला टेबल का XB का इस सब वैल्यू था। अब वहाँ पे हमको क्या करना है, x1 के नीचे 0 बनाना है। तो नया वाला वैल्यू यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, क्या कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तब ना होगा। आप x1 के नीचे 0 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से घटाइए तब। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई के इतना हो गया। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, तो देखिए इतना वैल्यू आ गया। जैसे मैट्रिक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या होता है जैसे कि इक्लेन फॉर्म में उसके नीचे जब 0 बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले ये वाले रो को पूरे से 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा उसके नीचे 0, x1 के नीचे 0 आ जाएगा। उसी तरह से फिर आपको इसके नीचे 0 करना है। तो पुराना वाला टेबल में देखिए कि पुराना वाला टेबल में x/x1 इस सब का वैल्यू क्या क्या है। तो पुराना वाला टेबल में आपको मिलेगा कि उसका वैल्यू कितना है, 3 1 2 0 1 0। अब सवाल उठता है यही है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 3 1 2 0 1 0, ठीक है। ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला नया कॉलम, नया मतलब टेबल में ये वाला कॉलम नहीं है। तो 3 1 2 0 1 0। देखिए CB को भूल जाएगी आप, CB का मतलब कुछ नहीं है, CB का मतलब सिर्फ कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। वैल्यू क्या होता है, XB होता है, मतलब इस बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो XB होता है, ठीक है। तो XB से लेके आप देखिए नया वाला टेबल में आपका XB का वैल्यू कितना है। तो नया वाला टेबल में देखिए XB का वैल्यू आपका ये है। अब देखिए नया वाला टेबल में आपका XB का वैल्यू कितना है ये, और देखिए आप 1 है, x1 के नीचे कितना है, x1 सेलेक्ट हुआ था तो x1 के नीचे आपको 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पुराना वाला टेबल में पुराना 1 है ही, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट घटा दीजिए आप। तो यहाँ से देखिए आपका ये इतना जो लिखा हुआ है पुराना वाला टेबल में, ऊपर पुराना वाला टेबल में यहाँ पे भी 1 था, तो इसको डायरेक्ट इससे घटा देंगे। तो पुराना वाला टेबल में देखिए वैल्यू कितना है, तो इससे घटा दीजिए, अब तो 0 आ जाएगा। तो देखिए x1 के नीचे 0 आ गया, तो अब जो वैल्यू आया है अब इसी को उठा के हम पूरा वापस टेबल में रख देंगे। तो देखिए वापस में टेबल में रख देंगे तो वैल्यू आ गया इतना। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि आप जो
फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये वाला वैल्यू था, नया वाला टेबल से पुराना वाला टेबल से इस वाले वैल्यू को पहले लिखते हैं हम लोग। तो इसके नीचे 1 बनाना था तो 3 से डिवाइड करके ये नया वाला वैल्यू आ गया आपका XB से लेके इतना तक। और ये तो खैर कॉफिशिएंट है x1 का, तो कॉफिशिएंट कितना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -2। अब इसका हेल्प से पुराना वाला टेबल में यहाँ पे जो वैल्यू रहता है, इसका हेल्प से पुराना वाला टेबल में यहाँ पे जो वैल्यू होता है उसमें इसके नीचे 0 बनाना पड़ता है। तो देखिए कैसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे था 4, पुराना वाला टेबल में x1 के नीचे था 4, तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करके पुराना वाला टेबल में यहाँ जो वैल्यू था उसमें से घटा दिए। उसी तरह से यहाँ पे था 1, पुराना वाला टेबल में यहाँ पे था 1 और नया वाला टेबल में यहाँ इसका वैल्यू 1 है। तो अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाना होगा पुराना वाला टेबल में। तो वहाँ पुराना वाला टेबल में यहाँ पे था 1, तो डायरेक्ट घटा देंगे, तो वही कर दिए। तो देखिए आपका वैल्यू आ गया इतना। अब उसके बाद कैलकुलेट करना होता है ZJ। तो ZJ बताएं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ZJ का CB इंटू x1 सबको फिर जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस कॉलम को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ के यहाँ से लिख देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ के लिख देंगे तो कितना आ गया है यहाँ पे, जैसे कि एक करके देखते हैं। -2 इंटू -2 इंटू 1 कितना होगा -2, और ये 0 गुना 0 तो 0 आ जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा फाइनली। अब देखिए उसी तरह से सबको करेंगे। तो उसके बाद क्या करना होता है ZJ माइनस CJ। तो CJ का वैल्यू देखिए ऊपर में कितना है -2, तो ZJ का -2, तो -2 -2 कितना हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए -2/3 और -5/3 5m/3, उसमें से कितना घटेगा -1। तो -1 घटेगा तो कितना, फिर +1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा। जैसे कि आपका वैल्यू m है, m में फिर 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा m। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है। तो ZJ माइनस CJ आप निकाल लीजिए, आपका फाइनली इतना आ गया। तो आपका जितना वैल्यू आ गया उसमें देखिए सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ पे। पहले तो चेक कीजिए कि ZJ माइनस CJ, पहले चेक कीजिए कि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है, नहीं है भैया, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो माइनस आ रहा है तो सेलेक्ट कीजिए, मतलब 0 नहीं है सारा, इसका मतलब हुआ कि टेबल आगे बनेगा। ZJ माइनस CJ अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है सारा ZJ माइनस CJ अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि एक और टेबल बनेगा। तो देखिए आप कैसे बनेगा टेबल, तो पहले इंटरिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें मोस्ट निगेटिव कौन सा होगा, यही वाला। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। फिर पुराने वाला, जैसे कि पिछले टेबल में आपको समझाए थे कि ये वाला सेलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है, मिनिमम रेशियो निकालना पड़ता है। तो मिनिमम रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं भैया, XB को सेलेक्ट कीजिए और जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है यानी कि ये वाला कॉलम, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1/1/3 आ गया। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ समझने वाला बात क्या है कि ये वाला वैल्यू देखिए और ये वाला वैल्यू देखिए सेम आ गया। तो 1/2 इसमें फिर किसको चूज़ करेंगे हम लोग, तो मेरा काम आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना होता है। तो देखिए A2 और S2 में आर्टिफिशियल वेरिएबल है कौन, A2। तो आपको A2 को हटाना होगा, तो मतलब ये वाला रो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये वाला रो आप सेलेक्ट किए हैं और ये वाला कॉलम आप सेलेक्ट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 आएगा A2 के जगह, A2 हट जाएगा, A2 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2। तो मतलब नया वाला टेबल में यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, x2। तो फिर से देखिए, तो नया वाला टेबल जो बनेगा तो पहले पता चलेगा कि A2 निकलेगा और वहाँ पे भैया क्या आएगा आपका x2। तो मिनिमम रेशियो देखिए दोनों का सेम आ गया था। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना मेरा मकसद है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इस दोनों में है कौन, A2। तो A2 को हम लोग हटाएंगे। तो फिर नया वाला टेबल में आपके जगह A2 की जगह क्या लिख देंगे, x2। अब ये वाला जो इतना वैल्यू दिख रहा है आपको x2, पुराना टेबल से x2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये वाला रो का। तो ये वाला x2 में देखिए आप, x2 में यहाँ पे 5/3 है। अब यहाँ तो देखिए ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ, तो ये एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट और इसको होना चाहिए 1। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, या तो 5/3 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट का होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि बेसिक वेरिएबल ये है। तो फिर इसका कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो देखिए उसका कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है क्या, तो देखिए आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल का कॉफिशिएंट है। अब देखिए भैया एक और बात, आपका A2 निकल गया,
आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गया, तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गया उसको लिखना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ना A1 लिखे हैं ना A2 लिखे हैं, ठीक है। तो भैया आपका x1 x2 x2 ये क्या है, बेसिक वेरिएबल है। अब इसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो यही है, कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख लीजिए, x1 का कितना है -2 लिख दीजिए, x2 का कितना है -1 लिख दीजिए, x2 का कितना है 0 तो लिख दीजिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे x2 का जो वैल्यू होता है, यहाँ इस वाले रो का वैल्यू जो होता है वो पुराने वाले टेबल से लिखना होता है, जिसमें कि x2 अगर सेलेक्ट हुआ है मेरा अभी, तो देखिए अब देखिए ये बेसिक वेरिएबल है, तो बेसिक वेरिएबल है तो इसका मतलब हुआ कि x1 के नीचे यहाँ पे 1 होना चाहिए, x2 बेसिक वेरिएबल है तो x2 के नीचे यहाँ भी 1 होना चाहिए, x2 है तो इसके नीचे यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे तो x2 के नीचे 1 कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे x2 के नीचे 5/3 है तो इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रो xb से लेके a2 तक, xb से लेके तो a2 है नहीं तो यानी कि xb से लेके h2 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xb से लेके h2 तक मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पुराना वाला टेबल में वैल्यू था ये xb से लेके xb x1 x2 s1 s2, ठीक है, उसका वैल्यू सब ये है। तो आप क्या कीजिए, इसको 5/3 से या तो डिवाइड कर दीजिए इसको 1 बनाने के लिए। अब इसको 1 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, या तो इससे डिवाइड कर दीजिए या इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो वहाँ पे लिख दिए। तो देखिए अब क्या होता है, आप इतना जो वैल्यू लिख दिए, अब पहला वाला रो का आंसर कैसे लिखेंगे, पहला वाला रो का वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला वाला रो में पुराना टेबल में था वैल्यू इतना, पुराना टेबल में उसका वैल्यू कितना था 1 1/3 1 1 1/3 0 0, भैया इतना था कि नहीं। तो देखिए 1 xb से देखिए 1 1/3 0 0, a2 को तो दिखना नहीं है तो 1 1 1/3 0 0, तो इतना लिखेंगे यहाँ पे आपका। तो देखिए 1 1 1/3 0 0। अब देखिए ये x1 है तो देखिए x2 के ये देखिए x2 ये 1, अब इसके ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, तो अब इसके ऊपर जो भी है उसको 0 बनाना है। तो x2 के ऊपर पुराने टेबल में देखिए वैल्यू है कितना, x1/3 है, तो इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरा रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको घटा दीजिए तो आपका जितना आंसर आया। तो देखिए इस पूरे रो को 6/5 से लेकर 0 तक 1/3 से मल्टीप्लाई करके पुराना वाला टेबल में जो ऊपर में वैल्यू था, पुराना वाला टेबल में जो ऊपर में जो वैल्यू था फर्स्ट रो का, उसमें से घटा दिए तो इतना आ गया। तो देखिए अब इतना करने से क्या हो गया, अब 1 के ऊपर 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नीचे वाला को 0 बनाएंगे, इसके नीचे वाला को 0, देखिए इसके नीचे वाला को 0 कैसे बनाएंगे, तो पुराना वाला टेबल में तो आप उसी तरह से अब बना लीजिए। तो देखिए पुराना वाला टेबल में क्या है, थर्ड रो में 1 1/3 ये वाला वैल्यू है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके घटा के ये वाला वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो सॉरी यहाँ पे नहीं आया, तो उसी तरह से आप घटाइए इसको, ये नया वाला जो रो है यहाँ पे कितना है 1, और इस पुराना वाला टेबल में तो पुराना वाला टेबल में आपका वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए xb ये वाला वैल्यू है पुराना वाला टेबल में। तो देखिए नया वाला टेबल में यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे x2 के नीचे यहाँ पे कितना है 1 है। तो देखिए 1 के नीचे 0 बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरा रो को 5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए और नया वाला टेबल में लिख दीजिए उसको। तो हम लोग लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली इतना आ जाएगा। उसके बाद वही फिर ZJ कैलकुलेट करना होता है, तो ZJ बताएं CB को इससे पूरे को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे तो ये ZJ आ जाएगा। उसी तरह से पूरा ZJ कैलकुलेट कीजिए, फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आता है। तो ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना आ गया वैल्यू, आपका वैल्यू आ गया इतना।
अब यहाँ पे देखिए कोई लेस देन जीरो है नहीं, मतलब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन आ गया। अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आता है तो प्रोसेस हो जाता है स्टॉप, तो टेबल अब नहीं बनाएंगे। तो देखिए ये ऑप्टिमैलिटी कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर हुआ है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं हुआ है, तो समझिए आपका आंसर आ गया। तो अब इसका आपका आंसर क्या होगा तब, तो यहाँ पे एक्स बी के नीचे जो वैल्यू होता है वही होता है आंसर। तो एक्स बी के नीचे कितना है, तो एक्स वन का है 3/5, तो एक्स बी के नीचे जो होता है वही होता है आंसर। तो एक्स बी के नीचे कितना है 3/5, तो एक्स वन का वैल्यू कितना हुआ 3/5। एक्स टू का वैल्यू देखिए एक्स बी के नीचे कितना है 6/5, तो इसका एक्स टू का वैल्यू कितना हो गया 6/5 और एच टू का 0, और इसको 0 भी होना चाहिए था, और नहीं भी होता तो इसका कोफिशिएंट 0 है। तो देखिए आप हेयर ऑल जेड, अगर जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो इसको बोलते हैं क्या ऑप्टिमल कंडीशन या ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया x1 बराबर 3/5 और x2 बराबर 6/5। अब देखिए ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें मिनिमम जेड का वैल्यू कितना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हम बताए थे कि x1 x2 का जो वैल्यू निकलेगा उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे। तो पुट कर देने के बाद कितना आ गया 12/5, तो ये हो गया आपका आंसर। अब सवाल उठता है क्या कि अब जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए कुछ यहाँ पे आपका जैसे कि स्लैक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे आपका आया था, यहाँ पे कितना एक्स जो स्लैक वेरिएबल आ रहा है यानी कि एस टू, उसका वैल्यू कितना है एक्स बी के नीचे 0, तो एस टू 0 पे, तो ज़रूरी नहीं कि 0 पे आए, 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है उसका, तो भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो x1 x2 का वैल्यू होगा वही होगा। जैसे कि आपके प्रूफ के लिए हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो S1 है, देखिए इसका वैल्यू x का वैल्यू ये यहाँ पे एक्स बी की जगह b लिखा हुआ है, ठीक है, तो S1 का वैल्यू कितना है 60 है, तो 0 नहीं है यहाँ पे, तो भी मेरा आंसर होगा, मतलब जो आया आपका वही आंसर होगा। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में नहीं आया था, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, अब उसका देखिए वैल्यू यहाँ पे कितना है b में, तो 0 है, यहाँ जो आर्टिफिशियल है उसका एक्स बी, ये b की जगह एक्स बी होगा, मतलब किसी किसी बुक में b लिखा हुआ रहता है, तो इसका वैल्यू 0 है, तो भी सॉल्यूशन होगा, तो भी आपका जो आया है वो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए आपका 0 पे है, तो सॉल्यूशन होगा। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए यहाँ भी 0 है, तो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ S1, यहाँ पे देखिए 0 पे अपीयर नहीं हो रहा है, S1 का वैल्यू कितना है 42/11, तो पॉजिटिव है, तो भी आंसर होगा। अब इसमें देखिए कितना है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो भी आंसर होगा। तो दिखाने का मतलब इतना है कि अगर S1 0 नहीं आता है तो भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अब जैसे कि इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है और वो पॉजिटिव, उसका देखिए सॉरी आर्टिफिशियल वेरिएबल और एक्स बी के नीचे, तो एक्स बी के नीचे कितना है यहाँ पे इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू कितना है एक्स बी के नीचे 6, ये एक्स बी किसी किसी बुक में भी लिखा हो रहा था, तो देखिए एक्स बी का वैल्यू कितना 6 पॉजिटिव है, तो इसका आंसर नहीं होगा, मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो जिसमें पॉजिटिव लेवल पे आता है उसका आंसर नहीं होता। जैसे कि तो यहाँ पे देखिए अभी S1 कितना है पॉजिटिव पे, तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखिए इफ़ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर, तो अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहा तो अच्छा बात है, आपका जो आंसर आया है। अगर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन मतलब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन होगा, और जो वैल्यू आ रहा है वही होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, अगर वो क्या 0 लेवल पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे 0 वैल्यू होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दूसरा स्लाइड में देखिए। देखिए इफ़ आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है और उसका क्या 0 लेवल पे है, मतलब उसका वैल्यू कितना है 0 है, तो भी मेरा सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्टिमल, मतलब जो सॉल्यूशन आया है वही होगा उसका आंसर। अगर आ रहा है, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है और उसका वैल्यू कितना है पॉजिटिव है, वेरिएबल अपीयर होता है और उसका वैल्यू कितना है पॉजिटिव है, एक्स बी के नीचे, मतलब उसका जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो वही लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर नहीं आता है तो अच्छा बात है, वही हो गया आंसर।
अगर आर्टिफिशियल आ रहा है 0 वैल्यू है उसका तो भी हो गया आंसर। अगर आ रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर होगा वो इनफिजिबल होगा, मतलब कुछ सॉल्यूशन जो है इनफिजिबल होगा, मतलब उसका नो सॉल्यूशन होगा, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाया गया था।